हाय गाइस, आपका लीगल वाला चैनल्स में आपका सभी का स्वागत है। मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जहां किसी मेडिकल रिपोर्ट में अगर रेप की पुष्टि नहीं हुई है तो क्या उसके बावजूद भी किसी अक्यूज को कन्विक्टेड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जनरली हम देख रहे हैं कि जहां मेडिकल में रेप की कोई पुष्टि नहीं है और विक्टिम जो है वो रेप होना बता रही है कि मेरे साथ जो है सेक्सुअली मेरा हरासमेंट हुआ है, तो क्या यहाँ किसी अक्यूज को, जहाँ मेडिकल नील है, कोई रेप की पुष्टि नहीं है, तो क्या हम उसको, जो अक्यूज है, उसे हम कन्विक्टेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके संबंध में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें, मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको मेरे बताए हुए जो फैक्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जनरली हम देख रहे हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक राइट प्रोवाइड है। महिलाएं महिला होने का फायदा जो है वो पूरी तरह से ले रही हैं, क्योंकि जहां कभी हम देखते हैं सोसाइटी में जहां सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, छोटा सा कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वो उसके दिमाग में वो चीज घर कर रही है, तो उसने उस सेक्सुअल असॉल्ट को सेक्सुअल हरासमेंट की तरह जो है अपनी तहरीर में, एफआईआर में जो प्रदर्शित कराया कि ये जो अक्यूज है, जो मेरा अपोजिटर है, उसे कोर्ट जो है सजा दे। और कभी कभी देख नहीं पाता है, बहुत लंबे ट्रायल्स इन चीजों के चलते हैं और जो अक्यूज है उसको बेल भी नहीं मिल पाती है कभी कभी, और वो जेल में पड़ा रहता है और एंड में आके ये होता है कि वो एक्विटल हो जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभी सेक्सुअल असॉल्ट कैसे होते हैं, या किसी ने किसी लेडी की वजीना को टच किया या एनस को टच किया, या हो सकता है किसी बच्चे के ब्रेस्ट को टच कर दिया हो, या डूइंग एनी अदर एक्ट विद सेक्सुअल कंटेंट के साथ वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा हो, तो उसको वो रेप की श्रेणी में ढकेल देते, जबकि है वो सेक्सुअल असॉल्ट है। सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप दोनों में डिफरेंस है। रेप जहाँ की शरीर से टच होना और उसके साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होना, तो दोनों में काफी अंतर है। लेकिन जहां मेडिकल में कुछ भी नहीं आया है कि उसके साथ किसी भी तरह का कोई रेप हुआ ही नहीं है, तो क्या जो मेडिकल जो एविडेंस है वो प्रॉपर है ये जस्टिफिकेशन के लिए कि भाई इसके साथ जो इसने रेप होने की बात कही है और लेकिन मेडिकल में नहीं ला रहा है, तो क्या उसको ऑटोमेटिकली हम जो है एक्विटल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो विक्टिम है उसके जो स्टेटमेंट है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, वो क्या विश्वसनीय है या नहीं है, या उसके बयानों में कहीं कंट्राडिक्शन है क्या। अगर बयानों में भी उसके कहीं कंट्राडिक्शन है, या जो सरकमटेंसेस एविडेंस क्रिएट किए हैं उन्होंने, जो नए नए गवाह बनाए हैं, चाहे वो मौके पे थे या नहीं थे, तो जो सरकमटेंसेस उन्होंने क्रिएट किए हैं, क्या उनके स्टेटमेंटों में, विक्टिम के स्टेटमेंटों में या अदर लोगों के स्टेटमेंट में कहीं अगर कंट्राडिक्शन है, कोई विरोधाभास है, तो यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य है। लेकिन जहां किसी लेडी के स्टेटमेंट जो है बहुत ही सफिशिएंट है, वो विश्वसनीय है, उनमें कोई भी किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं, या जो सर्कमटेंसेस एविडेंस है, वो जो सर्कमटेंसेस एविडेंस सभी लोगों ने बड़ी गहनता के साथ शब्दों को चुनकर, अच्छे शब्दों को चुनकर, और उस घटना के बारे में, उस फैंस के बारे में बहुत अच्छे से अपने स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट दिए, तो यहाँ पर जो है मेडिकल जो एविडेंस है उसकी कोई वैल्यू किसी भी प्रकार की नहीं। 100% उस एक्यूज को कन्विक्शन होगा। लेकिन जहां विक्टिम के जो स्टेटमेंट है या जो सरकमटेंसेस एविडेंस है उनमें कंट्राडिक्शन है, तो मेडिकल बहुत एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है, फिर वो उसको आप कन्विक्शन कोड नहीं कर सकता है, वो क्लियर कट जो है एक्विटल होगा। इसी तरह का
एक मुकदमा है जिसे मैं बताना चाहूंगा, राजू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये 2008 का है। एक दूसरा है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस महाबलेश्वर गौरैया नायक 2010। इन दोनों केसों में इसी तरह का था कि जहां विक्टिम ने, जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट किया गया, तो उसने उसके साथ जो घटना घटी और जो उसने अपनी एफआईआर में लिखा था या 161 के जो बयानों में चीजें कही थी, लेकिन क्रॉस में उनके जस्ट उसने विपरीत चीजें बताई। उस जो कंडीशंस थी, जो सर्कमस्टेंसेस थी, उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उसने अपने बयानों में, अपने स्टेटमेंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट प्रोड्यूस किए। और लेकिन जहां उसने एफआईआर की थी वहां उसके स्टेटमेंट अलग थे, तहरीर में उसके स्टेटमेंट अलग थे, एफआईआर में जो कंसीडर पुलिस वालों ने किए उसमें अलग था, और जो उन्होंने 161 के बयान जो अपने कंसीडर कराए थे आईओ के समक्ष, उसमें अलग चीजें थी। और जहां वो घटना होनी बताई गई थी, उसकी जो सराउंडिंग्स थिंग्स थी, जब उनके बारे में डिफेंस लॉयर ने उससे जो क्रॉस किया, तो वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग निकल के आई। उसके स्टेटमेंट जो 161 के स्टेटमेंट थे उनसे बिल्कुल भिन्न थे। और जो अन्य गवाह एग्जामिन जो इन फ्रंट ऑफ कोर्ट किए गए, उनके स्टेटमेंटों में भी कंट्राडिक्शन था, वो भी प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दे पाए हाँ वास्तव में इस तरह की घटना इस पीड़िता के साथ घटी। तो मेरा लास्ट ये है कि जहां इस तरह के कंट्राडिक्शन स्टेटमेंटों में हो, जो भी विटनेस जो इन फ्रंट ऑफ कोर्ट जो है एग्जामिन किए गए, और मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि न हो, तो ऐसे किसी भी एक्यूज को कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। उसको जो है प्रॉपर तरीके से वो एक्विटल होगा। इन दोनों जो केसेस मैंने आपको बताए, जो केस लो है, इनमें जो एक्यूज को प्रॉपर तरीके से जो है बरी कर दिया गया। तो और इन दोनों केसों की जो डिटेल है मैं प्रॉपर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अगर पर्सनली आपको मुझसे कुछ भी कंसल्ट करना है तो आप मेरे फोन नंबर पर जो है आप मुझे कॉल करके भी जो है कंसल्ट कर सकते हैं, या इंडिविजुअली इन पर्सन आके भी मुझे इस तरह के मैटरों में आप जो है या किसी अन्य मैटर में भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एनी टाइम आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको मेरे जो फैक्ट्स हैं वो अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है आप उसे अछूते ना रहे। थैंक यू सो मच। Dance with me. Back and forth.